नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। बुधवार का दिन और भारतीय बाजारों में जो बिकवाली का दौर है वो और गहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल भी इंडेक्स में रिकवरी आई थी और हर निशान में बंद हुआ था, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट्स थे कल भी प्रेशर के अंदर थे। आज फ्रंटलाइन इंडेक्स के साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स में फिर प्रेशर है। फ्रंटलाइन इंडेक्स करीब 3/4% नीचे, डे लो के बेहद नजदीकी कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा रिकवर हुआ, लेकिन फिर भी 3/4% नीचे अभी कामकाज करते हुए। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% की बिकवाली है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जो बिकवाली है वो एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ रही है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर आप मिड कैप का और स्मॉल कैप का पिछले 5 दिन का चार्ट डायरेक्टर साहब जरा दीजिएगा, क्योंकि वहां से सिचुएशन ज्यादा क्लियर होगी। पहले एडवांस डिक्लाइन है, करीब 350 एडवांसेस, 1900 शेयर डिक्लाइन में, और लगातार तीसरा दिन है जबकि आपको डिक्लाइन ज्यादा दिखाई पड़ेंगे एडवांसेस के कंपैरिजन में। हालांकि इंडेक्स में कल खरीदारी थी। जरा इसको बार चार्ट में कन्वर्ट करिए तो और ज्यादा बेटर सिचुएशन आएगी सामने, क्योंकि पिछले 3 दिनों के अंदर इंडेक्स वाइज अगर देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप तो करीब 2% के आसपास वाइप आउट हो चुका है। आज 1.5%, कल 0.5%, परसों के आसपास की बिकवाली। तो मोरलेस मिड कैप स्मॉल कैप स्लोली एंड स्टेडली अब बिकवाली की तरफ जा रहे हैं, और ये चौथा दिन लगातार जबकि आपको मिड कैप इंडेक्स में बिकवाली दिखाई पड़ेगी। लाइकवाइज ये स्मॉल कैप इंडेक्स है जहां पे चौथे दिन लगातार बिकवाली, और लाइकवाइज मिड कैप भी लगातार चौथे दिन जो कि टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि फ्रंटलाइन इंडेक्स में आपको कल रिकवरी दिखाई पड़ेगी। तो ब्रॉडर मार्केट से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और फ्रंटलाइन इंडेक्स के अंदर फिर भी इंडेक्स को एटलीस्ट होल्ड किया जा रहा है आज, इसीलिए इंडेक्स में कल खरीदारी थी, बाकी 3 दिन आपको बिकवाली दिखाई पड़ेगी। अब आज हम मार्केट्स से तो बातचीत करेंगे, लेकिन वही पहले की कंट्रीब्यूटर लेकर आए, किस तरह कंट्रीब्यूशन है मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रहा है, कौन कौन से की कंट्रीब्यूटर हैं। तो आज कंट्रीब्यूशन में आईटी फिर से, जहां पर टीसीएस, इन्फोसिस दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एचयूएल करीब 1.5 अंकों के आसपास कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। एचडीएफसी लाइफ करीब 1 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से देखने को मिल रहा है। रिलायंस करीब 38 अंकों का कंट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से आ रहा है, और एलएनटी भी रफली 15-16 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन यहां से भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, कुछ और ऐसे नाम जहां पर मेजरली प्रेशर आ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश भोसले सर से, हमारे साथ एंजल वन से मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी। लेकिन राजेश सर से चर्चा करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर 22,100, 22,200 और 22,300 के जोन्स पे कॉल राइटर्स हैं। स्पेशली 22,200 के आसपास कॉल राइटिंग है। 22,200 पे ही जो पुट राइटर्स थे वो अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करके जा रहे हैं, और 21,900 के आसपास अब पुट राइटिंग है। 21,200 के आसपास आपको 21,800 के आसपास पुट राइटिंग है। लाइकवाइज निफ्टी बैंक लेकर आएगी। निफ्टी बैंक ऑलरेडी एक शेड वीक चल रहा था निफ्टी कंपैरिजन में, तो 46,200, 46,300, 46,500 पे कॉल राइटर्स हैं। नीचे 46,200, 46,100 और 46,000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो मेजरली जो मार्केट्स में सेल ऑफ है उसमें हाल फिलहाल का जो लो है उसके आसपास अभी थोड़ी बहुत पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन वीक साइड पर है। करीब 6 लॉन्ग है, 17 शॉर्ट कवरिंग है, 45 शॉर्ट है और 117 शेयर अनवाइंडिंग साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। कहां पर लॉन्ग्स हैं ये भी देख लीजिए। थोड़ी बहुत जो खरीदारी है उसमें मैक्स फाइनेंशियल एक अपग्रेड के बाद, टीसीएस में बाइंग है, एचयूएल में बाइंग है, डाबर और एचयूएल फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर ये कामकाज कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग है हेवेल्स में, कल एक अच्छी तेजी थी 2% के आसपास, आज 3% फिर ऊपर है। एबी फैशन, संवर्धना मदरसन, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कल की तेजी को आज भी कैरी कर रहा है इंश्योरेंस स्पेस। बिकवाली किस तरफ है? बिकवाली आज दिखाई पड़ेगी शॉर्ट बिल्डअप में अपोलो हॉस्पिटल में, टीवीएस मोटर्स में, आईओसी, आईडीएफसी, अंबुजा सीमेंट में, और अनवाइंडिंग है वोडाफोन आइडिया में 12%, 45,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की खबर और उसका इंपैक्ट। जी एंटरटेनमेंट 5% नीचे, एचपीसीएल 3.5% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टी 3% नीचे और केनरा बैंक करीब 3% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़े। तो पीएसयूज एक बार फिर से आज थोड़े प्रेशर में कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अब बातचीत करते हैं राजेश सर से, हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक चाहूंगा कि बाजार में आज लगातार दूसरा दिन है जबकि इंडेक्स में बिकवाली है, लेकिन मिड कैप डे है जबकि प्रेशर देख रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस शो में बुलाने के लिए। लास्ट कुछ दिनों से ओवरऑल बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी जो है वो रेंज बाउंड ही ट्रेड कर रहा है, बट आज जो है थोड़ा सा कॉशियस व्यू है। हायर एंड से अराउंड 22,200 के आसपास से आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम कॉल राइटिंग देखें तो 22,200 के आसपास हाई मतलब काफी अच्छा फ्रेश बिल्डअप दिख रहा है शॉर्ट्स का, तो कहीं ना कहीं कॉशियस व्यू है। बट ओवरऑल जैसे हम कह रहे हैं कि मार्केट साइडवेज है एंड 22,000 और 21,950 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है, 20 EMA है। तो यहाँ पे देखना होगा कि मार्केट क्या करता है। लास्ट 3 सेशंस के लो के आसपास ट्रेड करे, अगर इसके नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं तो
मंथली एक्सपायरी के हिसाब से थोड़ा सा फर्दर वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है। बट जैसे का मार्केट रेंज बाउंड है तो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हम कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। तो सपोर्ट के आसपास है, अगर पुल बैक मिला तो रिवाइवल रहेगा, वरना थोड़ी सी वीकनेस और प्रिवेल कर सकती है। राजेश सर, निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी बैंक ऑलरेडी एक शेड वीक है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी प्रेशर प्रिवेल कर रहा है, बारिंग एचडीएफसी बैंक, क्योंकि वो ऑलरेडी गिरा हुआ है काफ़ी। तो कैसे रीड कर रहे हो आप एचडीएफसी माफ करिएगा, निफ्टी बैंक को क्या करना चाहिए वहां पर? तो अगर आप देखिए तो निफ्टी बैंक डेफिनेटली एक लगाड़ है, जहाँ पे निफ्टी ऑल टाइम हाईस पे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी काफी दूर है उसके प्रीवियस हाई से, एंड मेजरली एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट्स थे उसके बाद ये वीकनेस अभी भी अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जिसके वजह से बैंकिंग स्पेस काफी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। स्पेशली प्राइवेट बैंक्स काफी अंडर प्रेशर है। हम एक्सपेक्ट करें ये जो वीकनेस है या लगाड़नेस है इन प्राइवेट बैंक्स एंड बैंक निफ्टी वो कंटिन्यू रहेगा। दूसरे हैवीवेट्स है जैसे कि आईटी स्पेस है वो ज्यादा मजबूत दिख रहा है, एंड अगर निफ्टी में अगर कोई स्ट्रेंथ दिख रहा है तो वो ये आईटी स्पेस की वजह से ही है। तो निफ्टी में आईटी का स्ट्रेंथ है, बाकी अदरवाइज निफ्टी बैंक की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन खास नहीं आ रहा है, इसलिए वीकनेस निफ्टी बैंक के अंदर ज़्यादा है। निफ्टी को लेकर फिर भी एक बार को आप थोड़ी स्ट्रेंथ देख सकते हैं, निफ्टी बैंक में नहीं। तो राजेश सर, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट? तो जैसे मैंने कहा आईटी स्पेस में काफी अच्छा स्ट्रेंथ है, और जैसे आपने फ्यू मिनट्स बैक बताया फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है टीसीएस में काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है। अभी फिलहाल टीसीएस जो है वो 4140 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके के लॉन्ग फॉर्मेशंस है एंड चार्ट में फॉर्मेशन है, ऑलरेडी एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट हम इसमें देख रहे हैं, हायर बॉटम डेली चार्ट में देख रहे हैं। तो टीसीएस में काफी अच्छा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। तो टीसीएस हम रेकमेंड कर रहे हैं एट करंट लेवल्स अराउंड 4135 4140। स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड 4040 के आसपास आप रख सकते हैं, और 4320 का जो है आपका टारगेट रहेगा। ओके, तो पहला नाम रहेगा देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस। 4320 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, करीब 4040 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ये बात सही है, आज आउट परफॉर्म भी कर रहा है और बहुत दूर नहीं है अपने डे हाई से। तो कल से आउट परफॉर्मेंस शुरू हुई टीसीएस की, वो एक यूबीएस का अपग्रेड था 4700 के टारगेट्स के लिए, और उसके बाद से ये स्टॉक वापस अपनी रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा नाम आपकी तरफ से राजेश सर? दूसरा स्टॉक है मैक्स फाइनेंशियल। इसमें भी अगर आप देखें तो प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं एंड फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशंस भी देखने को मिल रहा है। इसका अगर हम चार्ट देखें तो फरवरी के स्टार्ट में हमने एक अच्छी रैली देखी थी, फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अराउंड 860 से 1000 लेवल्स के ऊपर गया था, बट मिड फेब में एक थोड़ा सा प्राइस वाइज करेक्शन हुआ है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। हायर बॉटम दिख रहा है हमें, जहाँ पे वॉल्यूम्स काफी अच्छे दिख रहा है, पॉजिटिव खबरें भी आ रही है इस स्टॉक में। तो मैक्स फाइनेंस पे काफी अच्छा व्यू बन रहा है, पॉजिटिव व्यू बन रहा है। अभी फिलहाल 962 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ट्रेडर्स जो है 940 का स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं, और यहाँ से हम 1000 लेवल्स का टारगेट जो है मैक्स फाइनेंस में देख रहे हैं। 1000 के टारगेट्स के लिए आप मैक्स फाइनेंशियल, ये दूसरा नाम है जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हो। यहाँ पर भी एक ब्रोकरेज हाउस का अपग्रेड और उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला, करीब 3% के आसपास तेजी, 960 961 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। 940 का स्टॉप डाल के आप ये तेजी को कैन कैश कर सकते हो 1000 के टारगेट्स के लिए। तीसरा नाम आपकी तरफ से राजेश सर? तीसरा स्टॉक जो है आईएक्स पे एक बेरिश व्यू बन रहा है। अगर आप देखें ये स्टॉक काफी मोमेंटम भरा रहता है, जब भी इसमें फॉल आता है तो काफी एक अच्छा क्रैक देखने को मिलता है। आज इसमें हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है, एंड अभी फिलहाल ये 141 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे ये 135 के नीचे में लेवल्स छूते हुए देख सकते हैं। ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 135 का टारगेट रहेगा नीचे में, एंड 144 हाफ का जो है वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 144.50 का स्टॉप लेके आप शॉर्ट साइड पे जाओगे। आईएक्स में डे लो पर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है 141 142 के जोन्स में। 135 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। आईएक्स के अंदर 144.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आगे बातचीत करेंगे हम राजेश जी से, लेकिन एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जीआर इंफ्रा की सब्सिडरी भारत हाईवेज इनविट का आईपीओ आज से खुल गया है। कंपनी के आईपीओ के जरिए 2500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है।
कंपनी रकम का इस्तेमाल एसपीवीज के लोन रिपेमेंट के लिए होगा। और आईपीओ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारत हाईवेज इनविट के सीईओ अमित कुमार सिंह सर मौजूद हैं। अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो जो डिटेल है इस इनविट की वो मैं जानना चाहूँगा कि आमतौर पे होता क्या है, हमारे जो ग्राहक जो कस्टमर हैं, जो व्यूअर हैं, उनको आईपीओस के बारे में तो ज़्यादा डिटेल रहती है, लेकिन इनविट की डिटेल थोड़ी कम रहती है। तो इसीलिए ये भारत हाईवेज का जो इनविट है, इसकी डिटेल आप बताएं, किस तरह की है, कंपनी क्या करेगी रकम का, और कैसे ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो धन्यवाद सुमित जी। इसमें हम क्या करेंगे सर, इनविट में ये इनविट 7 कंप्लीटेड रोड एसेट्स खरीदेगा जीआर इंफ्रा से। हमारी कंपनी है जीआर हाईवेज इन्वेस्टमेंट मैनेजर। जीआर इंफ्रा की ये सब्सिडरी नहीं है, ये अपना इंडिपेंडेंट कंपनी है। इसमें इसकी जो ओनरशिप है वो अलग है, जीआर इंफ्रा के पास नहीं है। इसमें इनविट 7 एसेट्स रोड एसेट खरीदेगा। उन 7 रोड एसेट्स को खरीदने के लिए मार्केट से पैसा रेज हो रहा है, और वो 7 रोड एसेट हम चलाएंगे, मतलब से उसको ऑपरेट करेंगे, रन करेंगे, और उसके बाद जब भी उसका कंसेशन खत्म होगा, जब भी कंप्लीट होगा, वो हम एनएचआई को हैंड ओवर कर देंगे। ये तो एक 7 एसेट की बात होगी, लेकिन हम इसमें इनविट का जो कार्यकाल है वो खाली 12-13 साल का, ये 7 एसेट का, 7 प्रोजेक्ट्स का नहीं रहने वाला। इनविट एक राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर अग्रीमेंट जीआर इंफ्रा के साथ इंटर किया है। तो ये इसमें समझौता ये है कि जो भी जीआर इंफ्रा के पास आज के डेट पे 23 और हैम प्रोजेक्ट्स हैं, और ये 23 हैम प्रोजेक्ट्स जब भी जैसे जैसे जीआर इंफ्रा कंप्लीट कर लेगी और उसका 1 साल ट्रैक रिकॉर्ड हो जाएगा ऑपरेटिंग हिस्ट्री का, 2 एनविटी रिसीव हो जाएंगी, वो 23 एसेट भी बेसिकली इनविट अपना मतलब ये इनविट एक्वायर करेगा। तो इनविट के पास ऑफर है, तो उससे 2 चीज हम अचीव, और यही नहीं, इसके अलावा एक और राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर की वैलिडिटी हमने 5 साल रखी है। इसका पर्याय ये है कि अगले 5 वर्षों तक जीआर इंफ्रा जो भी रोड डेवलप करता रहेगा अपने रोड सेगमेंट के अंतर्गत, वो सारे रोड एसेट्स भी इस इनविट में आएंगे। दैट मीन्स क्या हो रहा है, हम उससे 2 चीज अचीव कर रहे हैं। ये 7 एसेट तो अपने जैसे हम लोग ले रहे हैं अभी एज ए पार्ट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन है इनिशियली। इसके बाद और रोड एसेट्स जो 23 हैं वो हम जीआर से खरीदेंगे, प्लस इसके अलावा और जो जीआर 5 साल डेवलप करेगा रोड अपने सेगमेंट में, वो हम जीआर से खरीदेंगे। प्लस नॉन जीआर एसेट्स भी हैं, बिकॉज ये कोई जीआर का कैप्टिव इनविट नहीं है। नॉन जीआर एसेट्स भी जो मार्केट में अवेलेबल है, इनविट उसको भी खरीदेगा। तो ये रोफो और जो बाहर के एसेट्स खरीद रहे हैं, इससे हमारा क्या हो रहा है कि हम अपने जो इनविट की जो कार्य समय है, जो कि अभी तक 2035-36 तक दिख रहा है, वो हम इसको बढ़ा के 2045 तक ले जाने में सफल हो पा रहे हैं, और क्योंकि 5 साल का जो हमारे पास रोफो रहेगा। और दूसरा चीज क्या है कि ऑफकोर्स जो अभी 7 एसेट का रेवेन्यू है, जब इसमें 23 और प्रोजेक्ट का और अगले 5 साल तक जो भी इनविट खरीदता रहेगा, जब उसके रेवेन्यूज ऐड होंगे तो मेरा रेवेन्यू इंक्रीमेंट भी होगा। सो मेरा रेवेन्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, मेरा लाइफ एलोंगेट होगा, और जैसे जैसे जो पैसा हमारे एनएचआई से एन्युटी मिलेगी या जो भी हमारा टोल नेचर होगा, उसको हम अपने जो भी यूनिट होल्डर्स होंगे उनको हम एक जो गाइडेंस दे रहे हैं, उस गाइडेंस के अंतर्गत, उस गाइडेंस के तहत हम उनको वो पैसा, वो रिटर्न हर क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अमित सर, जो आमतौर पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि यूजुअली इनविट के जो रेवेन्यूज होते हैं वो स्टेबल साइड पे होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े से एसपीवीज के जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो बड़े वॉलेटाइल टाइप मुझे दिखे हैं। सो कोई पर्टिकुलर वजह है क्या इसकी, ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या है ना, इसमें सुमित जी, इसमें एक चीज समझना पड़ेगा। क्या है कि अभी ये एक अकाउंटिंग बेसिकली वे ऑफ शोइंग अकाउंटिंग है। क्या होता है कि अपना हमारी 100 रुपये जो मान लीजिए हमारे प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, 40 रुपया एनएचआई हमें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन दे देती है, 60 रुपया बोलती है हम आपको देंगे ओवर नेक्स्ट 15 ईयर्स। नाउ ये जो एनएचआई से हमें प्राप्त होने हैं, इसको एक फाइनेंशियल एसेट की तरह हम कंसिडर करते हैं, और उसके बाद उसको उस पे अंडर इंड एस जो अकाउंटिंग होती है उसमें हम उसको फाइनेंशियल एसेट कंसिडर करके उस पे जो इंटरेस्ट आता है उसको हम ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं रेवेन्यू। तो आई थिंक ये चीज थोड़ा सा हमारे जनरल व्यूअर्स के लिए थोड़ा मे बी बिकॉज इज अकाउंटिंग रिक्लासिफिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। मैं सिंपल अगर कैश फ्लो समझाऊं, बिकॉज आई थिंक पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, अगर अपने वो समझे, आई थिंक वो ज्यादा मेरे हिसाब से बेटर होगा इसके लिए। तो देखो, तो हमारे इस साल 2024 में हमारा ऑलमोस्ट 960 करोड़ के आसपास का हमारा जो एनविटी इनफ्लो है वो है। अगले साल वो हो जाएगा, आप मान लीजिए 1000 करोड़ से थोड़ा ऊपर, और उसके बाद साल में ऑलमोस्ट 950-960 करोड़। बट
ये खाली 7 प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। जैसे ही रोफो एसेट है, जैसे पहला रोफो एसेट जिया से हम लोग ट्राई कर रहे हैं अगले 3-4 महीने में, जिया अलीगढ़ कानपुर जो हम शायद खरीद पाए, तो वो 3-4 जैसे उसका रेवेन्यू ऐड हो जाएगा सुमित जी, फिर वापस से क्या ओवरऑल हमारे जो टोटल ओवरऑल इनफ्लो है वो ना बढ़ जाएंगे, बिकॉज जो भी इंक्रीमेंटल एसेट हो रहा है जब उसका रेवेन्यू ऐड होगा तो आपका रेवेन्यू ऐड हो जाएगा। सो हमें ये क्या है कि ये एक मतलब मैं भी काफी लोगों से सुन रहा हूँ, लोगों से क्वेरीज भी पूछ रहे हैं ऑनलाइन है, ट्विटर दिस दैट, कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये 7 एसेट के तहत इसको मत देखिए, इसको देखिए कि गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे और एसेट्स आएंगे ये रेवेन्यू जो है बेसिकली रेवेन्यू दिखता रहेगा। ये एक प्रकार का अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन है एज पर, जो इसके कारण हमें करना पड़ रहा है। बट हमारे दर्शक अगर इसको सिंपली कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से देखें तो आई थिंक ये जो भी डाउट है दिमाग में ये शायद ज्यादा बेटर क्लियर होगा। और वो मैकेनिज्म जो जीआर के साथ हमने एंटर किया है और प्लस जो बाहर के और एसेट्स लेंगे उससे ये रेवेन्यू आगे बढ़ेगा, इसमें कम होने की कोई गुंजाइश नहीं। तो अमित सर, मैं मतलब 2 चीजें और समझना चाहूंगा कि समय का ज्यादा अभाव है मेरे पास। तो पहले तो डेट की सिचुएशन अभी किस तरह की है कंपनी की ओवरऑल, 1। दूसरा, इन्विट के लिए ना एक बहुत प्रचलन रहा है, आमतौर पे सबको इंटरेस्ट दिखता है उसके ऊपर कि जो भी निवेशक इन्विट में पैसा डालता है उसको लगता है कि अच्छा यील्ड मिलेगा यहाँ पे। सो यहाँ क्या यील्ड की एक्सपेक्टेशन वो लगा के चल सकते हैं? सी, मैं आपका पहला क्वेश्चन जो आपका पहला क्वेश्चन है उसको पहले लेता हूं। तो डेट क्या है सर, इन्विट में अगर आप देखोगे तो बेसिकली इनिशियली एज पर सेबी इन्विट रेगुलेशन हमें जो लिवरेज है, लिवरेज कैसे बोलते हैं हम, डेट अपॉन एंटरप्राइज वैल्यू, जो ओवरऑल वैल्यू होती है इन्विट की, उस वैसे हम लिवरेज उसे कैलकुलेट करते हैं। वो लिवरेज इनिशियली 49% तक जा सकती है, और आप अगर 6 सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन आपने अपने यूनिट होल्डर्स को कर दिया और आपकी रेटिंग AAA है तो आप 70% तक जा सकते हैं। हमारे केस में अभी आप ये पोस्ट इशू, मैं आपको बताऊं हमारे पास टोटल एज ऑन डेट हमारे 7 SPVs में 3527 करोड़ का डेट है, जो कि हम प्रपोज कर रहे हैं कि जो इशू हम रेस करेंगे 2500 करोड़, उसमें से 2400 करोड़ हम ये डेट कम कर देंगे। सो 3527 में से 2400 अगर हम उसको माइनस करते हैं तो 1127 करोड़ टोटल डेट मेरा इन्विट लेवल पे होगा। और वो लिवरेज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 20%। सो हमारे पास बहुत स्कोप है आगे लिवर करने का। सो लिवरेज के हिसाब से किसी को इसमें मतलब इन्वेट इज काफी कम लिवरेज है ये इन्वेट। दूसरा पॉइंट, और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था जिसमें आप जो यील्ड की बात कर रहे हैं, वो आपके दर्शक और जो व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सही है। हमारा इन्वेट भी एक फील्ड मतलब ऑलमोस्ट फॉर्म टाइप का, जहाँ पे NHAI की एन्युटी आ रही है, हम उसमें अपने खर्चे को जो भी है खर्चा हमारा उसमें से माइनस होगा, प्लस जो पैसा बचेगा वो हम एक अपने यूनिट होल्डर्स को वापस कर देंगे। और वो अभी हमारा स्टिल बुक बिल्डिंग प्रोसेस ऑन है। कल हमारा एंकर राउंड हो गया, 826 करोड़ आ गए। जो हमारा स्पॉन्सर था आधारशिला, उसने भी ऑलमोस्ट 865 करोड़ डाल दिए इसमें, सॉरी 665 करोड़। तो हमारा ऑलमोस्ट वैसे तो हम अपने काफी रेस कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी अभी बुक बिल्डिंग राउंड ओपन है। तो मैं आपको ऐसे रेंज नहीं बता पाऊंगा, बट जो भी गाइडेंस है, जो भी मुझे दिख रहा है, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आज के डेट में 10 ईयर G6 7, 7, 7, 8, 7, 10 ट्रेड कर रहा है, 13 साल का जो पेपर है, अगर आप एक सिमिलर प्रोफाइल का कोई PSU का देखे तो जो 7/33, 7/40 पे ट्रेड हो रहा है, हमें लगता है कि रेंज वाइज अगर हम देखें तो गाइडेंस मतलब 400 बिप्स ऑन दैट पेपर, जो कि साथ उस पे हमारे उसके आसपास का हमारा गाइडेंस है। और जैसे ये बिल्डिंग प्रोसेस क्लोज होगा हमारा, जैसे प्राइस फाइनल डिटरमिन हो जाएगा कि 98 पे हो रहा है कि 100 पे हो रहा है, उसके बेसिस पर मैं आपको जब बता पाऊंगा। बट अगर आप मैं रेंज वाइज देखो तो गाइडेंस इसी लेवल पे रहेगा अपना, जो कि फिक्स्ड रहेगा। और वो इंक्रीमेंटल एसेट जो भी एक्वायर करेंगे हम जिया से, उससे हम कोशिश करेंगे कि यही, और जिया से भी और मे बी आउटसाइड जिया भी, ये हम जो भी हम गाइडेंस दे रहे हैं उसको मेंटेन कर पाए। चलिए अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले IPO के लिए। आगे आपसे हम और बातचीत करते हैं, समय का अभाव था, वरना आपसे बातचीत करके अच्छा लग रहा था। लेकिन वापस वो प्लेट आएगी जहां पर IPO की तमाम डिटेल आप रीड कर पाएंगे। आज से IPO खुला है और 1 मास तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड आपकी स्क्रीन पर है, 98 से 100 रुपये पर यूनिट के आसपास। और इशू प्राइस जो है, इशू का जो साइज़ है वो 2500 करोड़ रुपए के आसपास का। आप कंपनी की मैनेजमेंट को अभी सुन भी रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और तमाम डिटेल्स पे चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। राजेश सर हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं। छोटे से ब्रेक की उस तरफ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में प्रेशर एक्सटेंड होते हुए निफ्टी करीब 150 अंक नीचे, सेंसेक्स 550 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 450 अंक नीचे और मिड कैप स्मॉल कैप दोनों 1.5% नीचे अभी कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो बाजार में प्रेशर प्रिवेल कर रहा है। राजेश सर हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? सस्ता ऑप्शन में मैं जुबिलेंट फूड का पुट रेकमेंड कर रहा हूँ। जुबिलेंट फूड अगर आप देखें तो एक अंडर परफॉर्मर रहा है। रिसेंटली एक बाउंस बैक आया था, बट एग्जैक्टली की एवरेजेस 200 DMA से घूम के वापस गिर रहा है। तो मार्च सीरीज का जो है
450 का पुट जो अभी लगभग 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये लेने की रिकमेंडेशन है। 8 रुपए का करंट प्राइस है। स्टॉप लॉस जो है इसका 3 रुपए का रहेगा एंड 15 रुपए का टारगेट है। मैं रिपीट करूंगा, जुबिलेंट फूड का 450 का पुट लेना है 8 रुपए में, 3 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 15 रुपए का टारगेट रहेगा। तो जुबिलेंट फूड एक लार्ज अंडर परफॉर्मर और अब 450 की पुट, जो कि राइस सर कह रहे हैं कि 8 रुपए के आसपास चल रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 15 रुपए के टारगेट्स के लिए और 3 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो 450 यानी और फर्दर डाउन साइड जुबिलेंट फूड में राइस सर एक्सपेक्ट करें, लेकिन मार्च की पुट है, इस लिहाज से आप इनके ऊपर नजर रखिएगा। तो 15 रुपए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।